बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मलीर मेमन गोट में शहरी नाजिम जोखियों को कत्ल कर दिया गया है। आपको साथ साथ बताते चलें कि मकतूल के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि नाजिम को पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस ने तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। मलीर मेमन गोट के रिहायशी 30 साला नाजिम ने गैर मुल्कियों को अपने गांव में शिकार करने से रोका तो उसे सरदार के मेहमान को रोकने पर धमकियां मिलने लगी, जिसका एतराफ उसने पीर की शब बनाई गई वीडियो में भी किया। मुझो वीडियो मुझे डिलीट करण जी धमकियूं मिलन पियूं, डिलीट करियो न त तव्हांजे लाइ मसलो थींदो। मसलो करण वारो कंहिंजी ताक़त कोन्हे जो करे वधीक इज़त ॾियण वारो अल्लाह साईं आहे। मकतूल के भाई फजल का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA और इलाकाई सरदार जाम उवैस ने नाजिम को घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। हम जाम उवैस जैसे कि तो उसके बड़े भाई MNA जाम अब्दुल करीम वो गार्डों के साथ अलर्ट थे, तो मेरे भाई को डायरेक्टली बोला हाँ बदमाश, तो ये बोल के गार्डों को इशारा दिया जल्दी इसको ले जाओ, तो मेरे सामने दीवार के बाउंड्री के पीछे इसको तशद्दुद किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी जिन्ना अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। सिंध हुकूमत की PP गर्दी, वडेरा गर्दी, दहशत गर्दी, सिंध हुकूमत गर्दी नहीं हो सकती। जोम किस चीज़ का है कि वो सरकारी MPA है, जोम किस चीज़ का है वो सरदारी MPA है, वो जोम इसका है कि कोई पुलिस पकड़ेगी नहीं। जिन्ना अस्पताल के MLO के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान हैदर और मीर अली को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में MPA जाम उवैस भी नामजद हैं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का वाक़या। नाजिम जोखियों की नमाज जनाजा के बाद लवाहिकीन नेशनल हाईवे पर एहतजाज कर रहे हैं। धरने के बायस कराची बदीन और ठट्टा के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। बात कर लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, बताइएगा सूरत हाल। और देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं नेशनल हाईवे धाबे जी के करीब मौजूद हूँ। नाजिम जोखियों की हलाकत के खिलाफ उनकी नमाज जनाजा के बाद उनके अहले खाना ने इस वक्त रोड पर धरना दे दिया है। मेरे कैमरामैन अगर कामरानुद्दीन आपको दिखा सके तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त दोनों ट्रैक बंद हैं, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। यहाँ पर जो टायर जलाकर जो अहले खाना है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है MPA हैं जाम अवैस, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुकदमे में नामजद 2 जो है अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है जो जाम अवैस के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अभी 2 जो मजीद जो है अफराद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अहले खाना का कहना है कि बदतरीन नौजवान पर तशद्दुद किया गया था और अब तक उनके पास कोई जिला इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुँचा है। बहुत बुरी सूरत हाल है। गाड़ियों की लंबी लंबी यहाँ पे कतारें हमें देखने में आ रही हैं। कराची से जो अंदरूनी सिंध जाने वाले जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है और यहाँ पर कई घंटे से शहरी फंसे हुए हैं। हमें यहाँ पर ना पुलिस नज़र आ रही है और ना ही कोई जिले इंतजामिया नज़र आ रही है। अहले खाना कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल तौर पर नहीं पूरे किए जाते उस वक्त यहीं पे रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कर रहे थे आप। और अपने जब दर्द देते हैं तो तकलीफ बहुत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मलीर मेमन गोट के वासियों के साथ, जिनका कहना था कि वो तो सरदार के वोटर हैं और सरदार ने ही उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उसको बिजली की शाटों से बेरहमी से मारा गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रकम इतने थे ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता वो रकम। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों ले गए थे हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की गई है? वो ताकतवर लोग हैं, पुलिस उनके सामने झुकती है, डरती है, डरपोक हैं। वो पॉलिटिक्स बन चुकी है पुलिस। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, DG रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। यह इस जागीरदारी निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। डकैती के दौरान मज़ाहमत या ज़ाती दुश्मनी। लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। हाफिज अहमद की लाश मुल्तान रोड पर कार से मिली। अहमद को 4 गोलियां लगी, मोबाइल और पर्स गायब था। कत्ल डकैती मज़ाहमत या ज़ाती दुश्मनी पर किया गया, तहकीकात जारी हैं। और अटक के इलाके फतेह जंग में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। इतला पर पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब किया तो रेलवे लाइन के करीब मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर कांस्टेबल आसिम इसहाक शहीद हो गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए।
और अभी अहम खबर है, आपको बताएं कि कराची परेडी स्ट्रेट पर वाक़ मक्का टेरेस को SBCA ने तोड़ना शुरू कर दिया है। कार्रवाई से पहले बिजली भी काट दी थी। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, हम बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद आलम, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त? जहाँ काफ़ी इंतशार की कैफियत है और रतन तलाव सदर परेडी स्ट्रीट के इस इलाके में जैसे ही SBC की टीम पहुंची है तो इलाका मकीनों ने और ख़ासतौर पर जो रिहायशी अफराद हैं उन्होंने मज़ाहमत की है कि आप बगैर नोटिस के किस तरह तोड़ने के लिए आ गए हैं, और काफ़ी संगीन सूरत हाल थी। और सबसे अहम तरीन बात है कि जब ये सवाल पूछा गया SBC की टीम से कि जब ये इमारत बन रही थी तो वो कहाँ मौजूद थी, तो खुर्शीद आलम, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया? ये वकीलों ने एक पिटीशन कल दायर की थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इनकी इमारत तोड़ने से रोका जाए, और उसी हवाले से उनके अबूरी फैसले का इंतजार था। लेकिन अदालत के किसी फैसले का इंतजार किए बगैर टीम यहाँ पर पहुंची है और उसने फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे गैलरी को तोड़ने का काम शुरू किया था। मजदूरों की मदद से बिजली भी काट दी गई है यहाँ पर, जिस पर जो मकीन थे इमारत के 16 फ्लैटों के, वो सरापा एहतजाज बन गया। खवातीन ने रोना धोना शुरू कर दिया और उनका ये कहना था कि उन्हें इस तरह बेघर न किया जाए। और सबसे अहम तरीन बात यह कि 527 मुरब्बा गज पर ये जो इमारत बनी हुई है जिसमें 16 फ्लैट हैं, 4 साल से मकीन यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इससे पहले कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा जो अब करना पड़ा है। बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलात दी। कराची में फ्लैट्स खरीदने वालों की जमा पूंजी खतरे में पड़ गई। नस्ला टावर जैसी मजीद 16 गैर कानूनी इमारतें सामने आ गई। जिना एवेन्यू पर 16 प्रोजेक्ट्स की ज़मीनें जालसाजी से लेने का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मरीर के मरासले में वाज़ेह किया गया है कि 40 एकड़ सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड जालसाजी से तब्दील किया गया। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, क्या है ये तमाम तर मामला? देखें, कराची में सिर्फ नस्ला टावर एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट नहीं, डिप्टी कमिश्नर मलिक की जानिब से एक मरासला भेजा गया है सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन को, जिसमें बताया गया है कि 1998 में 40 एकड़ सरकारी एराजी को जलसाजी के जरिए जो है तब्दील किया गया, रिकॉर्ड जली एंट्री रखी गई, और उसके बावजूद अभी 16 उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिल्डर्स जिस पे काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही की है, उनके नाम लिखे हैं कि इन बिल्डरों ने वहां पर प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दिया है और लोगों को जो है लूट रहे हैं, तो लोगों को फ्रॉड वाले मंसूबे से रोका जाए। इस सिलसिले में जब मेरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बात हुई तो सख्त गुस्से में आ गए। उनका कहना यह था कि डिप्टी कमिश्नर मलिक को ये अख्तियार नहीं है कि इस तरह की निशानदेही करे या खबरें दे, वो अगर चाहे तो खुद कार्रवाई करे, बल्कि सीनियर मेंबर की पूरी गुफ्तगू में वो बिल्डरों के हामी लग रहे थे। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं, जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है शम्स सुमरो, वो DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रह चुके, वहाँ पर भी इनके ऊपर कई इल्जाम आए थे, तो बिल्डरों के हामी रहे और कई नाजायज जो है तजावुज़ात में उनका हाथ रहा है। जी अच्छा मंसूर, जो हुकाम इस गड़बड़ घोटाले के खिलाफ कार्रवाई के जिम्मेदार थे, उन्होंने अब तक क्या किया है? देखिए, उन्होंने लिखा है मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन को, तो मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन की चार्ज भी सीनियर मेंबर के पास है। उसीलिए मैंने उसको पूछा कि उन्होंने आपको जब लेटर लिखा है तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, तो उस पर वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि DC कौन होता है इस तरह के लेटर जारी करने वाला। इसका मकसद ये था कि टोटली बिल्डरों की हिमायत में है और इस सरकारी जो गैर कानूनी तौर पर ये तजावुज़ात की गई है या रिकॉर्ड तब्दील किया गया है उसके हक में ये सीनियर मेंबर। इससे लग रहा है कि जो बिल्डर्स ने जलसाजी के जरिए ये जो खाते तब्दील किए, इसमें रेवेन्यू के आला अफसरान मुलव्वस हैं। आला अफसरान इसमें मुलव्वस हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी आपका। और अब आपको बताएं कि लाहौर में मज़ीद 331 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए हैं। केसेस की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई है। 1,628 मरीज़ मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि इस्लामाबाद में 24 घंटों में 98 अफराद मुतासर हुए हैं। रावलपिंडी में 68 नए केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 227 केसेस रिपोर्ट हुए। में कोरोना से एक दिन में मजीद 19 मरीज जान से गए। 580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। पाकिस्तान में 48% आबादी ने कोरोना वैक्सीनेशन की एक खुराक लगवा ली। वैक्सीनेशन के मामले पर इस्लामाबाद सबसे आगे है। गिलगित बल्तिस्तान दूसरे नंबर पर है, पंजाब तीसरे, खैबर पख्तूनख्वा चौथे और सिंध 5वें नंबर पर है। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह सबसे कम है।
अहम खबर आ रही है। सियालकोट के गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी के 17 में से 16 वेंटिलेटर्स खराब होने का इंकशाफ हुआ है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा इस सिलसिले में जो वहाँ पर अस्पताल इंतजामिया है उसका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल के बिल्कुल मेन गेट के पास। यही वो रास्ता है जहां से जो इंतहाई क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको एमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जब मरीज़ एमरजेंसी में आता है तो फिर लवाहिकीन को पता चलता है कि यहाँ पर जो वेंटिलेटर हैं वो तो ख़राब पड़े हुए हैं। सिर्फ एक वेंटिलेटर फाल है, बाकी तमाम वेंटिलेटर जो है अरसा दराज से ख़राब पड़े हुए, जिसके बायस ना सिर्फ मरीज़ जो सफ़र करते हैं बल्कि उनके साथ जो आने वाले उनके अजीज़ो कारब हैं उनको भी इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं, एक या फिर वो अपने मरीज़ को लेकर लाहौर चले जाएं या फिर वो किसी निजी हॉस्पिटल का रुख करें। और निजी हॉस्पिटल में जाने के लिए जेब भारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक वेंटिलेटर के लिए 20 से 40 हज़ार रुपये तक योमिया जो है वो कास्ट किए जाते हैं। गरीब जो मरीज़ हैं उनके वर्सा वो सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि उन्हें कुछ यहाँ पर रिलीफ मिल सके। जब हमें पता चला कि यहाँ के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के वेंटिलेटर ही ख़राब हैं, मरीज़ों को सख्त दुश्वारी का सामना है, तो फिर मैं एक मरीज़ के साथ जो है अपना खुफिया कैमरा लेके एमरजेंसी में गया और फिर वहाँ क्या हुआ पहले आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, को वेंटिलेटर है आपके पास? मेरा एक पेशेंट है, उसको शिफ्ट करना। यार वेंटिलेटर हमारे पास एक ही है और वो भी ऑलरेडी फंक्शनिंग है, उस पर ऑलरेडी पेशेंट है। बाकी हमारा जो वेंटिलेटर है वो काम नहीं कर रहे। तो आपके पास तो 17 वेंटिलेटर थे। 17 थे उसके, लेकिन वो 16 खराब ही हैं। उनके लिए हमने एप्लीकेशन दी हुई है एमडी को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बाकी यही है कि एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, अभी दोबारा से एक लिख के दे रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, फ़िलहाल एक ही है और वो भी ऑलरेडी उस पर पेशेंट है। ओवरऑल ये सिचुएशन है। हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ से बात की है, जिसने वाज़े तौर पे बताया है कि ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्पताल के इमरजेंसी के 17 में से 16 वेंटिलेटर्स ख़राब हैं, यानी सिर्फ एक वेंटिलेटर इस वक्त ऐसा है जो कि काम कर रहा है। हमारे नुमाइंदे ने जब उससे बात की तो उसने वाज़े तौर पर इस बात का इकरार किया और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन का कहना है कि इमरजेंसी में मौजूद 4 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, और जगहों पर भी बहुत से मसाइल हैं। इसी वजह से अस्पताल के डायरेक्टर को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मज़ीद वो क्या कह रहे थे आपको दिखा देते हैं। हर निज़ाम, सारा निज़ाम ही अनफॉर्चुनेटली करप्ट है और क्रोक्रेड, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। इमरजेंसी में हमारे पास 16 या 17 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से जो है 4 काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग ये सारे वेंटिलेटर हमें, ये चाइनीज़ वेंटिलेटर हैं, एनडीएमए ने कोरोना में हमें नए दिए थे। अभी मसला ये पड़ रहा है कि उनकी आफ्टर सेल्स नहीं मिल रही। जिस कंपनी ने हमें दिए हैं वो कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन ये फिर भी हमारी लापरवाही है हमारे बंदों की कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो कोई और ऑप्शन निकालते। तो वो इंशाल्लाह भी, क्योंकि नोटिस में ये चीज़ें आई हुई हैं, अभी आपके आने से पहले यही मीटिंग हो रही थी कि हम उसमें किसी एक ठीक करने वाली टीम को बुलाएं और उसमें देखें कि जो कुछ करना पड़ता है हम लोग करें। इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक कर लेंगे। सांसों की डोर बहाल रखने के लिए किसी के भाई को वेंटिलेटर की ज़रूरत तो किसी के वालिद को, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी में वेंटिलेटर दस्तयाब ही नहीं। मरीजों के अहल खाना को किस परेशानी का सामना है, इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। भाई को वेंटिलेटर मिला है? क्या नहीं मिला वेंटिलेटर, कहते हैं अभी हमारे पास टाइम नहीं है और नहीं है हमारे पास वेंटिलेटर। कभी कहते हैं बाहर से टेस्ट करवा कर लो, ये करवाओ वो करवाओ, लेकिन अभी तक सही सीरियस पता नहीं लगा क्या मसला क्या नहीं। मेरे वालिद का दिमाग का मसला है और वेंटिलेटर जो है ना वो मौजूद नहीं है, वो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें जो करना क्या है वो कहते हैं है एक ही है वो लगा हुआ है और दूसरा है कोई नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी की वजह से जो है ना वो पेशेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से जो है ना ये अफोर्ड कर सकता है।
कोरोना डेंगू के बाद रुबेला वायरस, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है, एक ऐसा मरज़ है जिससे मुतासरा बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल, बसारत, कुव्वत गोयाई समेत मुतादिद ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी की अलामात क्या है और बचाव कैसे मुमकिन है, बता रही हैं इस्लामाबाद से अरहम खान अपनी इस रिपोर्ट में। रुबेला दुनिया भर में पाई जाने वाली खतरनाक वायरल बीमारी है। पाकिस्तान में केसेस सामने आने के बाद हुकूमत मुतहरिक हो गई। पहली बार रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर काम शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक रुबेला हामला खवातीन के लिए संगीन मसला है, क्योंकि ये वायरस इसकाते हमल या संगीन पैदाइशी नकाइस का सबब बन सकता है। पैदा होती ही वो बेरेपन का शिकार हो जाते हैं, आंखों का मसला होता है, उनकी बिनाई चली जाती है, उनमें कैटरेक्ट हो जाता है जिसको मोतिया कहा जाता है, दिल के मसाइल होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है और बच्चों का सर छोटा हो जाता है। कॉमन अलामात है बुखार आना, गला खराब हो जाना और सारे जिस्म पे रेश आना, जिस तरह खसरी की है, और ये 2 से 3 हफ्तों में खुद ठीक हो जाता है, लेकिन बाद बच्चों में पेचीदा हो जाता है। ये जो छींकने से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो आप कफ करते हैं, कांसी करते हैं, इनके थ्रू एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पहुंच जाती है। रुबेला से तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन तरीका वैक्सीन लगवाना ही है। वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में इसी माह मुल्कीर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी, जिसमें 9 से 15 साल तक के 9 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अरहम खान की रिपोर्ट हमने मुलाहिजा की, बड़ी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के लिए। तो इस वक्त अरहम खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। अरहम, हुकूमत ने रुबेला की नौयत जांचने के साथ साथ उससे निमटने की भी हिकमत अमली तैयार कर ली है, क्या हिकमत अमली है, शेयर कीजिए। बिल्कुल मारूख, ऐसा ही है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं रुबेला के। पहले तो सिर्फ मीज़ल्स का जो टीका था वही लगाया जाता था, अब मुल्की नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर से 27 नवंबर तक। 13 रोज़ा ये कैंपेन होगी, जिसके अंदर 9 माह से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो मीज़ल्स और रुबेला के वैक्सीन दी जाएगी। इस हवाले से अगर हम बात करें तो 2020 में 7000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स हमारे सामने आए। उसके बाद 2021 में 10,000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड पेशेंट्स आए और NIH में जब जांच की गई और EPI प्रोग्राम बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने जब कुछ जो चंद हस्पताल हैं, जिसमें इस्लामाबाद, कराची और पंजाब के हस्पतालों से उन्होंने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, ऐसे लेबर रूम्स जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा पैदाइश हो रही थी वहाँ से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो 85 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। 85 ऐसे बच्चे उनको सामने आए जो पैदाइशी तौर पे माजूर थे, यानी उनके बसारत का मसला था, समात का मसला था, सर छोटे थे या और भी एबनॉर्मैलिटीज़ थी। तो उनकी जब जाँच की गई तो जो बच्चे थे उनकी मदर्स में रुबेला पाया गया। तो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में हुकूमत ने स्ट्रैटेजी भी बना ली है पाकिस्तान में, इसी वजह से जो है वो हिकमत अमली बनाई जा रही है और अब मजीद इस पर काम किया जा रहा है। बेहद शुक्रिया इस सिलसिले में आपने आगाह किया। मुल्क में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए पहली बार वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। प्रोग्राम मैनेजर EPI डॉक्टर इकराम कहते हैं कि हर साल 40 से 50 रुबेला केसेस सामने आ रहे हैं। इस साल पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के चंद अस्पतालों में 85 बच्चे माजूरी के साथ पैदा हुए। वायरस के खात्मे के लिए स्कूलों में बच्चों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अभी तक तकरीबन हर साल कोई 40 से 50 जो हमारे सैंपल्स हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और रुबेला के लिए ब्लड सैंपल्स जो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जब ये सैंपल पॉजिटिव आना शुरू हुए, कुछ ऐसे हॉस्पिटल को पंजाब, इस्लामाबाद और कराची में उनको हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे हमने बच्चों की पैदाइश का रिकॉर्ड रखना शुरू किया कि जी यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं वो उनकी बसारत का कोई इशू है, चाहे वो उनकी समात का कोई इशू है। तो हमने इसकी सर्वेलेंस स्टार्ट की। फिर जब इनको फॉलो किया गया तो उनकी मदर्स को ये आइडेंटिफाई हुआ कि जिनको रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है। 85 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारी रडार पे आए, जो कि एबनॉर्मेलिटीज के साथ इन हॉस्पिटल में पैदा हुए। इसमें हम घर घर नहीं जाएंगे, घर हमारा सिर्फ एक बंदा जाएगा कि उस घर में जाके वो बच्चों को काउंट करेगा। तो स्कूल जो हैं तो वो हमारा टारगेट है और हमारी स्कूल्स के लिए जो टीम्स हैं वो वहां पे जाएंगी उन स्कूल्स में। ऑलरेडी हमने उन स्कूल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की हुई है। अहम खबर है, आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर को पुलिस के साथ हाथापाई के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, गुज़िश्ता रोज जो कुछ भी हुआ कमरा अदालत में और उससे बाहर वो सब हमने देखा, अब उस पर कार्रवाई की जा रही है।
अभी देखिए, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जब कल मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को अदालत पेश किया तो उस दौरान अदालत के अंदर और बाहर भी उसकी जानिब से पुलिस के साथ बदतमीजी की गई। ताहम पुलिस की जानिब से थाना मरगला में गुज़श्ता रात ही ज़ाहिर जाफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी। ताहम आज अदालत के सामने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को पेश किया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ज़ाहिर जाफर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की हदायत कर दी गई है। ताहम पुलिस ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर को जो नया मुकदमा बनाया है इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जुडिशल करवाकर जेल भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया में तेल की कीमत 100% बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में 33% बढ़ाई। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल भारत और बांग्लादेश से सस्ता है। आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया 50%, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 9% महंगी हुई। इंटरनेशनली पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। हमारे मुल्क में बढ़ी है 33%। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवी लगती हैं यानी जो टैक्स लगता है वो सारे हमने कम करते गए। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, उसके मुताबिक इंटरनेशनली एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है? पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? हाँ, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। और वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी का नुस्खा भी बता दिया। कहा, जिन 2 खानदानों ने मुल्क को लूटा, आधा पैसा भी पाकिस्तान ले आए तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आधी कर दूंगा। मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया ने दालों की कीमतों को महंगाई का नया तड़का लगा दिया। 6 रोज़ में कीमतों के 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो दालों की कीमतों को महंगाई का तड़का, और ऐसे में आपको बताते चले कि कीमतें बढ़ाई गई हैं। बात कर लेते हैं शाहीन मिशाल से। शाहीन, एक तरफ रिलीफ की बात की जाती है तो दूसरी जानिब कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दालों की कीमतों में इजाफा किया गया है। दाल मसूर 15 रुपये इजाफे से 205 रुपये किलो हो गई है, जबकि दाल माश की कीमत में भी 5 रुपये किलो इजाफा किया गया है, जबकि सफ़ेद चना 20 रुपये इजाफे से 175 रुपये किलो का हो गया है। तो लाहौर में ज़िले इंतज़ामिया ने दालों की कीमतों को महंगाई का नया तड़का लगाया है। 6 रोज़ में कीमतों के 2 नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, मुल्क में चीनी की कीमतें भी आसमान पर हैं। ऐसे में शुगर मिल्स मालिकान ने सरकारी शेड्यूल के मुताबिक क्रशिंग शुरू करने से इनकार कर दिया है। हम बात करेंगे, मोहम्मद लुकमान हमारे साथ हैं, उनसे भी। आपको बताएं कि कैन कमिश्नर पंजाब ने क्रशिंग वक्त पर शुरू कराने का ऐलान किया था, लेकिन मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान पर हैं। लुकमान बताएगा, क्या मुल्क में चीनी का एक और बहरान होने जा रहा है? जी बिल्कुल, जितना डिले होता जाएगा चीनी की दस्तयाबी कम होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएंगी और जरा जो इन्हिसार इसको दरामदी चीनी पर जो कि सरकार को भी बड़ी महंगी पड़ रही है। एसोसिएशन के मुताबिक जो इसका जो शेड्यूल का ऐलान किया गया है वो अनरियलिस्टिक है। अभी उनके मुताबिक गन्ने की खराब या पूरी तरह पकी नहीं है। इसको सरकार ने जो ऐलान किया है वो 20 तारीख से वस्ती पंजाब का और जनूबी पंजाब का 15 नवंबर से किया है। उनका कहना है कम 27 तक किया जाए। इस मसले को हल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने
2 बजे एक मीटिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, 2 बजे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें ये सूरत हाल वाजे हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है, कीमतें क्या रखी जाएं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया लुकमान। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत 250 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तजवीज़ भी दी गई है। आपको ये बताते चलें कि सिंध काबीना और ये फैसले किए गए हैं, गन्ने की कीमत 250 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है और 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की तजवीज़ भी दी गई है। और साथ में आपको ये बताते चलें कि गंदम की कीमत इस हवाले से ये तमाम तर फैसले किए गए।